अगर एक ही वर्ड सिंगल वर्ड में अगर राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है तो वो एक सिंगल वर्ड क्या होगा? एक कहावत है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके सर पे बर्फ और मुंह में गुड़। ये होना ही चाहिए, तब जाके आप राजनीति कर सकते हैं। बाकी अगर ये दोनों ही चीजें आप में नहीं है तो शायद आप राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक नैरेटिव बनाया और सक्सेसफुल भी हुए, नीट एग्जाम को लेकर के अब कांग्रेस का स्टैंड क्या हो रहा है? क्या सच में दुनिया के 10% या 1% लोग कुछ अलग होते हैं, या उनमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट या सुपर पावर होती है? इसका जवाब आज के हमारे पॉडकास्ट में आपको दिख जाएगा। टॉप 1% लोग कोई एक्स्ट्रा टैलेंट लेकर के या एक्स्ट्रा सुपर पावर लेकर जन्म नहीं लेते। दरअसल वो अपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से उसको तराशते हैं। आज की मुलाकात भारत की सबसे कम उम्र की जिला अध्यक्ष इशिका जैन जी से होने वाली है। आज के इस पॉडकास्ट में उनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, कैसे उन्होंने इतनी कम एज में इतना बड़ा नाम और साथ ही साथ सोशल एक्टिविटी में इतना बड़ा नाम कैसे कमाया। चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड इनसाइट विद जुनैद में आप फर्स्ट फीमेल जिसका मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जिला प्रेसिडेंट बनना एक अपने आप में कितनी बड़ी जर्नी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वेरी 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 हेलो टू माय ऑल द व्यूअर्स। और मैं इनसाइट विद जुनैद का धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी, बिकॉज ये मेरी लाइफ का भी पहला पॉडकास्ट है जो मैं इनसाइट विद जुनैद के साथ करने वाली हूँ और आप सभी के साथ करने वाली हूँ। तो आपका क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो संगठन ने हमें दी है, और एट अ वेरी यंग एज हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। तो हाँ ठीक है, चैलेंजेस बहुत आते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग भी एक एक्सपीरियंस्ड नहीं है, हम लोग भी हमारी लर्निंग स्टेज में है। और राजनीति जैसे बोला जाता है कि बहुत 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 लंबा फील्ड है, एक समंदर है। आप जितना इसमें गहराई में जाते जाएंगे उतनी ही आपको चीजें सीखने को मिलती है, नए नए चैलेंजेस सामने आते हैं। तो हाँ, हम लोग भी यहाँ रोज नए चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। It's a very tough time. Sometimes it's very tough to do the works, but it's very easy. अगर आप इसमें जुड़ जाते हैं, आप इसमें घुस जाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहला मन में सवाल क्या आया था जब आप इस पोस्ट पर आए होंगे? तो सबसे पहला जो फील आया होगा वो क्या चीज़ थी? इट्स एन काइंड ऑफ मिक्स ऑफ इमोशंस, क्योंकि एक बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस थे। पहला मेरा पोस्ट है ये, और पहला ही पोस्ट अगर जिला प्रेसिडेंट का आपके पास आता है तो सबसे पहले तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि एट अ वेरी एज यंग एज मुझे ये पोस्ट मिला। और सबसे पहले ये एक आया था कि इफ मुझे ये पोस्ट मिला है तो आई हैव टू डू आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे जो भी काम करने हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करने होंगे, क्योंकि एज वी नो एज एन यंग एज और नई जनरेशन को स्टैब्लिश होने में काफी समय लगता है। सही बात। तो मेरे मन में पहला सवाल ही यही आया था कि क्या मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने आप को स्टैब्लिश कर पाऊँ, बट या आई डू दैट, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। चैलेंजेस की जैसे आपने बात की, हमने देखा है कि अभी थोड़े टाइम पहले आपकी मूवी भी आई थी पॉइंट ज़ीरो के नाम से, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। पॉइंट ज़ीरो मतलब जो आपने एक्ट्रेस फील्ड में जब आपने करियर स्टार्ट किया होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट करियर, तो दोनों करियर को बैलेंस करना अपने आप में वैसे ही चैलेंजेस हो जाता है। तो इसको कैसे आप हैंडल करते हैं? एक्चुअली बिल्कुल सही क्वेश्चन है। दोनों ही फील्ड बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, और दोनों ही फील्ड अपोजिट है। एक बिल्कुल ग्लैमरस इंडस्ट्री है, एक बिल्कुल आपको सादगी के साथ ग्रास रूट से कनेक्ट होकर लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो दोनों ही बहुत अपोजिट करियर्स है मेरे, लेकिन मेरा दोनों ही पैशन है। पॉलिटिकली मेरा पॉलिटिकल भी मेरा पैशन है और फिल्म लाइन भी पैशन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये समझती हूँ, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी प्रायोरिटीज, ये दोनों ही क्लियर होनी चाहिए। तो मेरी प्रायोरिटीज क्लियर है कि मुझे किस फील्ड को कितना समय देना है और किस फील्ड में मुझे क्या काम करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। बोलते ना, समय बनाना पड़ता है। तो मैंने मेरे दोनों ही फील्ड को बिल्कुल पैरेलल चला रखा है, ताकि मुझे मेरे लिए भी टाइम मिले और मेरे दोनों ही फील्ड, चाहे राजनीति हो, चाहे
फिल्म इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, वो बहुत ही स्मूथली मेरे साथ चलता है। एक तरह से आप डबल पर्सनैलिटी इसमें लाइफ के अंदर में आ गई, एक तरफ बिल्कुल क्रिएटिव फील्ड है हाँ। और एक तरफ बिल्कुल सिंप्लिसिटी वाला फील्ड है जहाँ आपको बिल्कुल सिंपल लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो ये बहुत टफ रही चीज है। पेरेंट्स का सपोर्ट ऑब्वियस बात है इसमें नजर आ रही होगा, लेकिन पेरेंट्स ने सबसे पहले उनका क्या रिएक्शन रहा, या पेरेंट्स का आपके लाइफ में क्या सपोर्टिव फील रहता है? देखिए, पेरेंट्स का अगर आपके साथ सपोर्ट है तो चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, वो आपके लिए इजीएस्ट काम हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे जो दोनों की फील्ड है और प्लस मैं जो भी करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, तो ये मेरे लिए दोनों ही फील्ड सबसे ज्यादा इजीएस्ट काम। क्योंकि उनका रिएक्शन ये था कि एक्चुअली उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि इफ यू हैव टू डू दिस यू कैन। उन्होंने कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं किया व्हाई यू वांट टू डू दिस, आपको क्यों करना है ये, क्यों जाना चाहते हो। दोनों ही फील्ड बहुत चैलेंजिंग है और बोलते हैं कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं माने जाते दोनों ही दोनों ही फील्ड में। तो पर नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा तुझे जाना है तू कर, तू आगे काम कर, पीछे का सारा मैनेजमेंट हम लोग संभालेंगे। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एक किसी लाइफ में अगर आप किसी एक फेज में अगर आपको कोई सपोर्ट कर दे तो आपका 50% 100% बन जाता है। टेन्योर की बात हमने की, अभी आपको रिसेंटली 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो उस 1 साल के अंदर में क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली है अभी तक? सबसे ज्यादा जो मुझे राजनीति में सीखने को मिला पिछले 1 साल में कि हम लोग जैसा सोचते हैं ना कि ग्राउंड में ये सब चीजें, वो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर आप ग्राउंड में काम करेंगे तो आप जितने लोगों से मिलेंगे आपको उतने नए ओपिनियंस जानने को मिलते हैं, नए नए लोग। हाँ बिल्कुल, नए लोग मिलते हैं, नई बातें आप सीखने को मिलती है, नए एक ही बात के सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आपको जानने को मिलते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब लोगों के बीच मुझे जाने का मौका मिला कि वो क्या सोचते हैं, क्या मतलब एक ही चीज के लिए मैंने देखा, एक ही चीज के लिए 10 लोग हैं तो 10 की ही अलग राय, कोई भी एक नहीं। बट ये हमारा काम होता है कि 10 लोगों को एक मिलाकर हमें हमारा काम करना होता है। कोई ऐसा कोई वाक्य हुआ जिसमें आपको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा चैलेंज वाला वर्क हो गया, ये तो मेरे एक्सपीरियंस की बियॉन्ड बात हो गई? चैलेंजिंग तो मुझे जब जिलाध्यक्ष का पोस्ट मिला था तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे सामने यही आया था, क्योंकि मैं एक ऐसे नॉर्मल एक बोलते ना आम परिवार से आती हूँ जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, राजनीति में नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही मेरे सामने यही था, पर मेरे मन में था कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स काम करना है। अगर मैंने मेरे लिए लाइन चूज करी है तो चैलेंजेस तो आने हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग और प्राउड मोमेंट मेरे लिए यही था कि 1 साल पहले जब मुझे ये पोस्ट मिला था, दिस इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। क्योंकि एट द एज ऑफ 23-22 कोई नहीं सोचता है कि आपको कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी आपको ब्यावर जिले का, जो कि हाल ही में जिला बना और काफी बड़ा जिला है ये, उसका आपको महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपको बनाया जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन थिंग ऑफ मी। कई बार ऐसी चीज होती है कि सीनियर्स की आपको ज्यादा ऐसा लगता होगा कि किसी गांव में आप दौरे पे जा रहे हैं तो वहां ऐसा फील आता होगा कि यार कुछ ज्यादा ही कम एज में तो लोग भी आपको उसका सपोर्ट करते हैं, या लोगों को अजीब लगता है? बिल्कुल ये चैलेंजिंग उनके लिए भी होता है कि वो लोग होता है कि उनके साथ वो नया चेहरा है जो उनके बीच कभी आया नहीं है, वो धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है। तो ये चैलेंजिंग दोनों तरफ से। और हम जैसे भी जानते हैं कि गांव में आप जैसे जाते जाते हैं वैसे ये थोड़ी थोड़ी चीजें सोफिस्टिकेटेड होती जाती, उन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है हमें एक्सेप्ट करने में, और हमारे लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि हम उनके बीच में कैसे उठे। तो हाँ, ये दोनों तरफ से चैलेंजिंग है, लेकिन टच वुड मुझे बहुत प्यार लोगों से मिला है, चाहे वो गांव के हों चाहे शहर के हों, लोगों के बीच मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। तो मैम ये तो हमको पता चल गया कि पॉलिटिक्स का डिसीजन आपने लिया, इसमें सपोर्ट क्या मिला वो तो ठीक है। आगे जैसे अभी आपने एक चीज बोली थी कि महिलाओं के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत स्ट्रगलिंग वाला फेस होता है पॉलिटिक्स में, तो ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया अभी तक? क्या ऐसा सचमुच है?
देखिए कि चैलेंजेस सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होता है, इवन मेल्स के लिए भी बहुत होता है, चाहे वो कोई भी करियर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेल्स में भी कंपटीशन उतना ही है, पर लेकिन फीमेल्स के लिए हम इसलिए थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि कहीं फीमेल्स ऐसी होती हैं जो करना चाहती हैं लेकिन उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, उनके पार्टनर से या उनके पेरेंट्स से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अगर वो खुद भी करती हैं तो ग्रास रूट से, पब्लिक ग्रास रूट से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं आज भी वो चीजें हैं। एक स्टीरियोटाइप ऐसा बना हुआ है अभी भी कि जैसा कि बोला जाता है ना, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ महिला को आज भी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए। एक नैरेटिव है कि ये चीज बनी हुई है, तो लेकिन अगर इसमें आप ये कह सकते हो कि, या हम ये कह सकते हैं, अगर कोई महिला अगर ये चीज ठान ले या एक फीमेल की सोच ले कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे पैशन है या ये चीज मुझे करके दिखानी है, तो आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा। महिला सशक्तिकरण बिल अभी आज इस बार चर्चा में है, गवर्नमेंट इसको प्रयास भी कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिल पास नहीं हो पाया। कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड रहा? सबसे पहली चीज जो है, ये एक बहुत ही गलत नैरेटिव है जो आप लोगों ने सुना, चाहे मीडिया के थ्रू सुना है, किसी के भी थ्रू सुना, ये कि बहुत ही गलत एजेंडा फैलाया गया और लोगों को भ्रमित किया गया कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये 2023 सितंबर में कानून बन चुका है, दिस इज एन ऑथेंटिक लॉ, अभी लॉ बन चुका है। और महिला आरक्षण जिसे हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 कहते हैं, ये बस कानून बन चुका है, तो ये पहले तो गलत नैरेटिव फैलाना सभी लोग बंद करें कि ये बिल गिर गया। और कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का मतलब विरोध नहीं किया है, उन्होंने विरोध किया है भाजपा की जो सरकार है वो इसके साथ परिसीमन का बिल पास करवाना चाहती है। वो ऐसा क्यों करवाना चाहती है? देखिए, महिला आरक्षण बिल बिल्कुल अलग है और परिसीमन बिल बिल्कुल अलग। वो महिला आरक्षण के बिल की आड़ में अपने मन जहां अनुसार परिसीमन बिल को पास करवाना चाहती है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध कर रही होती तो 2023 में ये सर्व सहमति से पास नहीं होता। और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आधी आबादी पूरा हक का नारा देती है। 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है वो पंचायती राज में मिला था, वो भी कांग्रेस की ही देन। अब राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि अगर आधी आबादी है तो उसे पूरा हक मिलना चाहिए, हमें 33 पे नहीं, अब हमें 50% आरक्षण चाहिए। तो ये बहुत ही गलत नैरेटिव है कि कांग्रेस ने ये बिल पास नहीं है। हाँ, मतलब एक मीडिया के अंदर में पर्सपेक्टिव या नैरेटिव तैयार किया गया है, हो सकता है कि ये जानबूझ के करवाया गया कि इस परिसीमन को थोड़ा पीछे करके और आगे महिला सशक्तिकरण। ये भाजपा सरकार ने मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो अपनी अगर वो परिसीमन का बिल पास करवाना चाहते हैं तो उन्हें किसी की आड़ में ही करवाना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी कि आप मन चाह परिसीमन कर दो, ये लोकतंत्र है, यहाँ ऐसे नहीं काम चलेगा। ये दोनों बिल अलग है तो इन्हें दोनों अलग अलग तरह से ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बट परिसीमन भी हमारे देश हित में कहीं ना कहीं सही हो सकता है, तो इसका विरोध भी कांग्रेस कर रही है? बिल्कुल नहीं। परिसीमन कांग्रेस तो बोल रही है आप जनगणना करवाइए, जनगणना जातिगत जनगणना कराइए, उसके आधार पर आप परिसीमन कीजिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन आप किसी बिल के आड़ में कोई और बिल पास करवाना चाहते हैं, ये तो गलत। मतलब क्लियर पॉइंट ये है कि दोनों बिल्स अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स है, तो आप इसको अलग अलग करिए। और महिला बिल तो जब पास हो चुका है, जब ये लॉ है, तो इसको वापस कराने का इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अभी जब 2028-29 में जब चुनाव आएंगे आप उसमें लागू कीजिए। हमारी जो 33% महिलाएं हैं उन्हें आप अपना हक दीजिए, हम लोग तो तैयार हैं। हमारा तो नारा भी है यही है कांग्रेस पार्टी का कि महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो। हम लोग तो चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा। ये देरी सिर्फ भाजपा सरकार द्वारा करी जा रही है और लोगों के मन में जो हमारी जनता है, देश की जनता, हमारी महिलाएं हैं, उनके बीच में बस एक भ्रांति फैलाई जा रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं। हमारे एक जनता के बीच में एक नैरेटिव है कि कांग्रेस के अंदर में ग्रुप्स बहुत है। हालांकि ये ग्रुप्स कांग्रेस पार्टी को बहुत बेनिफिट देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन की वजह से
ये ग्रुप्स की वजह से इलेक्शन हार जीता हुआ इलेक्शन भी कांग्रेस कई बार हमने देखा है कि हार गई है। जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक ग्रुप सुनने में आता है, वो हालांकि कांग्रेस पार्टी इसको डिनाई करती है, बट इंटरनली हम ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसको चीज को देखिए कितना सही ये मानते कोई गुटबाजी हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग चाहे इंटरनली बात करें चाहे एक्सटर्नली बात करें, हम्म, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ और मीडिया की तरफ से फैलाई जा रही थी एक ये गलत फहमी। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। जरूरी नहीं है कि सबके विचार एक पॉइंट पर एक ही, एक पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे गुटबाजी का नाम दे रहे या आप इसे कुछ भी का नाम दे। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, और जब बात आती है कि आइडियोलॉजी, सबकी आइडियोलॉजी से, पर आप उसे किस तरह देखते हो और मैं उसे किस तरह देखती हूँ, दोनों ही अलग अलग चीज है। चीज हो जाती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज अपने हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज मेरे, तो हम इसे गुटबाजी का नाम नहीं दे सकते। हम्म। तो एक ये फॉल्स नैरेटिव। 0.0 का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? 0.0 का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब फिल्म है। इसके लिए जो हमने साल सवा साल जो मेहनत करी, मतलब एक बिल्कुल नया फील्ड था। एक बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस थी खुद को लेकर भी, फिल्म को लेकर भी। तो एक्सपीरियंस इज सो वंडरफुल। और जो इसका एग्जीक्यूशन जब हुआ, लोगों ने फिल्म देखी, तो तब जाके लगा कि हाँ, इट इज एन सक्सेसफुल हाउसफुल फिल्म। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साल भर का हमारा एक पूरा टाइम पीरियड था इस फिल्म का, जिसमें हमने शूट किया, एडिट किया, डब किया, उसकी प्रमोशंस किए, उसको रिलीज किया। और जब फाइनल फीडबैक जब हमारे पास आया, तो इट वाज एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। स्थानीय भाषा में, मारवाड़ी भाषा में जो आपने इसमें यूज की, तो इसमें कुछ चैलेंज रहा, ये रिस्क वाला पॉइंट रहा आपके लिए कि हिंदी में बनाने से अच्छा है कि आप राजस्थानी भाषा में बनाते हैं, तो ये एक चैलेंज रहा या कुछ रिस्क पॉइंट भी इसमें रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क। अब देखिए, कोई भी काम करोगे तो उसमें रिस्क पॉइंट तो होता ही होता हाँ। है, बट नहीं, हम लोगों को शुरू से ही क्लियर था कि हमें हमारे रीजनल सिनेमा को सपोर्ट करना है। आज भी कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो राजस्थानी भाषा में ब्लॉगिंग करते हैं, राजस्थानी चैनल्स हैं जिनके, चाहे कुकिंग ले लो, गाने ले लो, या खुद वो अपने पॉडकास्ट भी, काफी मैंने ऐसी वीडियोस देखी जो पूरे ही मारवाड़ी में पूरे होते मारवाड़ी हैं। स्थानीय भाषा में है। वो बहुत अच्छा लगता है। हमारी ग्रासरूट की भाषा है, आम भाषा है, मातृभाषा है। तो बिल्कुल नहीं, हमें लगा था कि लोग इसे पसंद करेंगे, पब्लिक इसे पसंद करेगी, और वही हुआ। और ये मिथ था कि हम लोगों को हिंदी में बनानी चाहिए, राजस्थानी में हम रिस्क ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों को बहुत पसंद आई, और हमने इसमें बिल्कुल सरल मारवाड़ी भाषा रखी कि जो अगर पहली बार भी अगर मारवाड़ी भाषा सुनता है, समझता है, तो उसे भी बहुत इजीली ये फिल्म समझ में आएगी। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे हैं वहाँ पर नशे का व्यापार बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके बहुत से अलग अलग कैंपेन्स भी चल रहे हैं, और आपकी मूवी भी नशे के बारे में ही है, तो एक मैसेज भी गया इस चीज से। और ग्राउंड पर आप इस चीज को मानते हैं कि नशा बिल्कुल ज्यादा यूथ के अंदर में आ चुका है अभी तक? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि हमारा जो आज की जनरेशन है वो इस तरफ बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म भी 0.0 भी इसी के लिए, इस पर ही आधारित है कि हमारा देश का युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, वो कहाँ से हमारे पास तक पहुंचता है, बच्चों के पास तक पहुंचता है, यंग जनरेशन के पास तक पहुंचता है, क्यों पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, क्या उसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो हमारी फिल्म भी इसी पर ही थी। और हाँ, कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा था बीच में कि नशे की लत बहुत बढ़ गई, लेकिन हमारी यहाँ की पुलिस ने उसे काफी हद तक रेस्क्यू कर लिया है। अब धीरे धीरे आई एम प्रिटी श्योर कि ये 100% रिकवर होगा हमारे यहाँ पर। और अब पहले के मुकाबले आपका सिनेरियो और परसेंटेज काफी कम। अगर मैम यहाँ आज मैं ड्यूअल कैरियर को लेकर आपके क्वेश्चन पूछता हूँ, और एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्टिंग और पॉलिटिक्स, इन दो में से अगर एक चीज चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? ये दोनों ही मेरे मन के बहुत करीब है, और दोनों ही मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा इन दोनों को पैरेलल चला सकूं। बट पॉलिटिकल आंसर हो गया। हाँ, आया मैं पॉलिटिकल। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखो उस समय क्या सिनेरियोज बनते हैं कि मुझे क्या अपने आप में सोचना पड़ता है, क्या क्वेश्चन करना पड़ता है, इसके लिए मैं खुद अभी आंसरेबल नहीं हूँ, बिकॉज मैं पूरी अपनी लास्ट
तक कोशिश करूंगी कि मैं दोनों को ही पैरेलल चलाऊं, क्योंकि अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कभी मेरे दोनों फील्ड आपस में क्लैश नहीं हुए हैं। बिल्कुल। और हम जो फिल्म्स बनाते हैं वो क्लैश नहीं होने का एक रीजन ये भी है कि हम जो फिल्म्स बना रहे हैं ये एकदम सोशल मैसेजेस देने वाली फिल्म है। आप चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का बुजुर्ग हो, वो आराम से बैठकर वो फिल्म देख सकता है। आप भी हमारी फिल्म देखिएगा .0, वो भी ऐसी ही है। और हम आगे जो भी फिल्म्स बनाएंगे वो ऐसे ही बनाएंगे जो एक समाज को सोशल मैसेज देती हो, और वो एक ऐसी साफ सुथरी फिल्म हो कि जिसे देखकर हमें भी लगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म है। तो मुझे नहीं लगता, अगर ये हमारी सोच है, तो कभी मेरे दोनों फील्ड्स में कोई क्लैश होगा। बिल्कुल। एक स्ट्रॉन्ग लीडर होने के लिए 3 क्वालिटीज क्या होगी कि एटलीस्ट एक लीडर बनने के लिए ये तो होना ही चाहिए, मस्ट? अगर आपको लीडर बनना है तो पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने पिछले 1 साल में सीखी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट राजनीति में तो ये है कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एक कहावत है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके सर पे बर्फ और मुंह में गुड़ ये होना ही चाहिए, तब जाके आप राजनीति कर सकते हैं। बाकी अगर ये दोनों ही चीजें आप में नहीं है तो शायद आप राजनीति में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मैं जो सिनेरियो पे चलती हूँ कि पेशेंस आप में पूरा होना चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए आपके काम को लेकर, और आपकी प्रायोरिटीज, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि प्रायोरिटीज आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब तक आप प्रायोरिटीज आपकी क्लियर नहीं रखोगे तो आप कोई काम, चाहे वो राजनीति ही नहीं, कोई भी फील्ड हो, आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये चीज 3 चीजें तो हर चीज में होनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका कोई करियर है तो वहाँ डेडिकेशन, पैशंस और साथ में डेडिकेशन है। एक और इसमें ऐड ऑन करें तो टाइम मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप, हमने बहुत से लीडर्स को ऐसे देखा है जो कि करियर में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, पॉलिटिशियन में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट जनता को ही समय नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जनता पे। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है तो शायद आप अपनी प्रायोरिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट। आपके सुबह उठने से लेके आपके रात तक सोने तक आपका पूरा एक प्रॉपर शेड्यूलिंग तैयार होना चाहिए कि आपको किस समय कितना और किसको देना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। मैम, जस्ट लाइक महिला सशक्तिकरण बिल का कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक नैरेटिव बनाया और सक्सेसफुल भी हुए, नीट एग्जाम को लेकर के अब कांग्रेस का स्टैंड क्या हो रहा है? क्योंकि नीट में हमने देखा है कि अभी नीट, और रिसेंटली हमने देखा है कि सीबीएसई का भी कुछ इसमें पेपर लीक के बारे में ही कहीं ना कहीं एक एजेंसी का फॉल्ट मान रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ इसका क्या स्टैंड ले रही है? सर, कांग्रेस पूरा स्टैंड ले रही है। ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक इसके लिए धरने किए जा रहे हैं, पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये मांग की जा रही है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लापरवाही है कि जिसकी वजह से नीट जैसे इतने बड़े एग्जाम्स जिसमें लाखों करोड़ों विद्यार्थी बैठते हैं, उनका पेपर आप लीक कर रहे हैं। आप, जब मैंने कहीं ऐसे वीडियोस देखी जिसमें ना लड़कियों की नोज की पिन तक खुलवाई जाती है, आप कान के नहीं पहन सकते, आप नोज पिन नहीं पहन सकते, आप इवन बॉटल आप जो ले जाते हैं उसका कैप भी नहीं लगा सकते, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेट होने पर एंट्री भी नहीं। हाँ, और 1 मिनट भी अपन ज्यादा बता रहे, कुछ सेकंड लेट होने की वजह से एंट्री तक नहीं दी जाती है। आप जिसका पेपर है उसके लिए आप इतनी सिक्योरिटी रख रहे हैं और वही पेपर को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे। तो कांग्रेस इसके लिए मजबूती से स्टैंड ले रही है और धरने प्रदर्शन और इसके लिए पूरा विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी कुछ ही समय पहले प्रदेश स्तरीय धरना हुआ था जिसमें कहीं हजारों की तादाद में, आप सभी ने देखा होगा, कहीं हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, क्योंकि वो उनका अधिकार है। बट ये धरना प्रदर्शन और जितने भी हम विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इस सब में तो ये ठीक है, लेकिन आज से 2014 से 2026 तक के अंदर में जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, इनका एक कह सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस ही है कि ये लोग इस्तीफा देने वाली गवर्नमेंट नहीं है, मतलब इस्तीफा देने में विश्वास नहीं रखती है। तो क्या लगता है इस बार की शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? क्योंकि ये पहली बार लीकेज नहीं हुआ है, लास्ट ईयर भी लीकेज हुआ था, तो उससे पहले भी हुआ था। तो अब ऐसा लगता है कि इस्तीफा दे पाएंगे क्या कांग्रेस इस बार
कुछ कर पाएगी? बिल्कुल, अगर इस बार कांग्रेस अगर इनमें भाजपा सरकार अपनी प्रणालियों में सुधार नहीं करना चाहती, अगर यही हालात रहे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको सीधा जवाब जनता को देना जनता को ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। अगर ये जनता को जवाब नहीं देंगे तो इन्हें सत्ता से उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अब सिनेरियो हमारे भारत में बनते जा रहे हैं, जो चीजें जो समस्या हमारे भारत में आती जा रही है सब जगह, नॉट इन पर्टिकुलर, हम राजस्थान की बात नहीं करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। अब जनता परेशान हो चुकी है। अब भाजपा सरकार को सीधा जनता को ही जवाब देना पड़ेगा, और अगर वो अपनी प्रणालियों में सुधार नहीं करती है, इस्तीफे नहीं देती है या कुछ बदलाव नहीं करती है, तो उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, और ये सीधा जवाब अब जनता उनसे मांगेगी। एक बहुत फेमस एजुकेशनलिस्ट है खान सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बहुत ही अजीब बात है कि एनटीए जो एजेंसी जो नीट पेपर कराती है, उसको बच्चों से पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल, ये मतलब अब ये इसका ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है टेस्टिंग एजेंसी ने ये ट्रॉमा एजेंसी हो गई एजेंसी है, हो गई। क्योंकि बच्चे इतने हद तक परेशान हो चुके हैं। और इवेंचुअली बात सही भी है, मैंने भी सुना था कि उन्हें भी बच्चों के थ्रू पता चला, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो ये बड़ी ताजुब की बात है, जो एनटीए जो संस्था ये एग्जाम करवा रहा है उसे ही नहीं पता, तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक की लापरवाही, किस हद तक की असुरक्षा इन्होंने नीट जैसे बड़े पेपर पर इन्होंने रख रखी। और उसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि एनटीए ने लास्ट तक भी इस चीज़ को एग्री नहीं किया कि पेपर लीक हुआ है, बस एक कुछ समय बाद इसको एक्सेप्ट करते हुए और पेपर को बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की प्रणाली यही हो गई है। पहले वो डिनायल में जिएंगे, वो सिर्फ डिनाई करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, या वो किसी संगठन पे, किसी बाहरी संस्थानों पर ये झूठा आरोप मर देंगे। इन्हें खुद एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अब इन्हें अपनी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जनता इनसे डायरेक्ट सवाल कर रही है। हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, मैंने जहां तक सुना 5 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। 5 बच्चे, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या उनके घर वालों पर बीती होगी। कहीं बच्चे तो ऐसे भी थे इन 5 बच्चों में से जिन्होंने लिख के भी गए कि मेरा ये पेपर क्लियर हो जाएगा, पर अब मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। तो ये जो भी घटनाएं घटित हो रही है, ये नेशनल ट्रॉमा एजेंसी की वजह से ही हो रही है। अब ये टेस्टिंग एजेंसी नहीं रही है, अब ये सिर्फ बच्चों को ट्रॉमा देने का काम कर रही है। हम तो ये भी मांग करते हैं कि एनटीए जो है, इसके सभी व्यक्तियों को इनके पदों से हटा देना चाहिए और एक नई संस्थान का गठन करना चाहिए। थोड़ा पीछे चलते हैं, अपने करियर की जब स्टार्टिंग आपकी रही होगी शायद से, साल 2021-22 के दौरान कांग्रेस में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की स्टार्ट हुई थी, तो उस यात्रा जो सक्सेसफुल यात्रा रही थी, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल, वो यात्रा मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा पहले हुई होगी और ना ही होगी। इवन पूरा देश राहुल गांधी जी की फिटनेस को लेके भी चर्चा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सितंबर 2022 में शुरू हुई थी, और मैं बहुत खुशनसीब सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत भी भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी। मैं राजस्थान की प्रदेश यात्री थी, मैं 520 किलोमीटर चली थी, हमने पूरा राजस्थान कवर किया था, और ये मेरे लिए गोल्डन डेज थे। मैं 19 दिन यात्रा में थी, और मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं पहली बार राहुल गांधी जी से मिली। मतलब इट वॉज इन बियॉन्ड दिस वर्ल्ड वाली फीलिंग थी। ड्रीम कम्स ट्रू, सीरियसली ऐसा ड्रीम तो शायद मैंने देखा भी नहीं होगा, कि जो चीज एक्सपेक्टेशन से भी बिल्कुल मतलब ड्रीम्स में भी नहीं थी, ये तो जो चीज सच हो गई। राहुल गांधी जी से मिलना बहुत बड़ा सपना था जो हकीकत भी हुआ, और कांग्रेस की पूरी छवि, राहुल गांधी जी की पूरी छवि, और जो कांग्रेस चाहती है कि वो लोगों के बीच तक पहुंचे, वो इस भारत जोड़ो यात्रा ने साकार किया। उनसे बात करके क्या सीख मिलती है? मतलब उनसे जब आपने मुलाकात की होगी तो कुछ मिनटों की मुलाकात ही होती है, बट कुछ क्या कहा उन्होंने ऐसा, या क्या आपने उनसे बात की होगी, चर्चा क्या हुई? देखिए, बातचीत तो उस दौरान होना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन
जो उनसे हमें सीखने को मिला इस 19-20 दिन की यात्रा में कि आपको ग्रास रूट से कनेक्ट रहना ही है। आपको कभी ग्रास रूट से ऊपर नहीं उठना है। आप जितने लोगों के बीच में रहोगे, आप उतना लोगों के बीच में रहिए। और सबसे बड़ी बात मुझे उनसे सीखने को मिलती है हम्बलनेस। वो सभी वर्गों को एक समान देखते हैं। वो सभी वर्गों के लिए इतने हम्बल हैं, इतने पोलाइट है, इतने काइंड है कि यू कांट इमेजिन। तो वो चीज़ मैंने सर से सीखी कि आपको चाहे कोई भी आपके सामने क्यों ना हो, उसके लिए आप हम्बल रहिए, काइंड रहिए, अपने मन में एक काइंडनेस की भावना सबके लिए रखिए। आज से कुछ दिन पहले की बात है, जब इलेक्शंस हुए थे कर्नाटक और इस तरफ की, जो हमने साउथ की तरफ जहाँ कांग्रेस देख रहे हैं, कांग्रेस का बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला इन रिसेंट इलेक्शंस के अंदर में। 3 बड़े-बड़े फैसले जो लगभग जनता को बिल्कुल सरप्राइज़ लगे राहुल गांधी के, जैसे टीवीके के साथ जाना साउथ के अंदर, एंड अभी रिसेंट जो अभी हम देख रहे हैं कि 3 जून को या 4 जून को डीके शिव कुमार जो नए सीएम बनने वाले हैं। क्या कांग्रेस 2029 की प्रिपरेशन में अभी से मोड़ पर आ गई है या अभी और थोड़ा इसमें बदलाव आएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही जो जनता के लिए अच्छी चीजें हैं, चाहे वो टीवी के साथ जुड़ना है या शिव कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना है, जो जनता के लिए अच्छा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा वही करती रहेगी, चाहे इलेक्शंस हो चाहे इलेक्शंस ना हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज मुझे कांग्रेस पार्टी की भी लगती है कि वो हमेशा एक ही स्पीड से चलती हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन कितने टाइम में है, क्या है। वो वही फैसले लेगी जो जनता चाहती है, जो पब्लिक मैंडेट है, जिसके साथ पब्लिक मैंडेट होगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ चलेगी, क्योंकि उनके लिए पब्लिक जनता से बड़ी कोई चीज नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में भी कुछ बदलाव की हम उम्मीद करें? किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं? पार्टी स्तर पे या और दूसरे देखिए, स्तर पे? परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन होना लाजमी है, और परिवर्तन जब भी होता है तो एक नई एनर्जी आती है, नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, एक नया माहौल क्रिएट होता है, चाहे वो ऊपर से लेके जमीनी स्तर तक हो। तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, नई एनर्जी नहीं आएगी, नए लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो इट्स वेरी नेचुरल। और अगर परिवर्तन होता भी है तो हम स्वीकार करेंगे उसे। डिस्ट्रिक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट की, जहां आप महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, ब्यावर के अंदर में लगभग 15 साल का शासन हमने देखा है बीजेपी का चल रहा है। क्या लगता है इस बार जनता का क्या मूड हो सकता है? मतलब आप ग्राउंड पर इस रहते बार जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि ब्यावर की जनता एक हद भी होती है उससे भी पार अब वो परेशान हो चुकी है। मैंने पहले भी मेंशन किया था, अगर ये सरकार अपनी प्रणालियों को नहीं सुधारेगी तो जनता ही अब इन्हें उखाड़ फेंकेगी। तो वो समय आ चुका है। अब वो समय आ चुका है कि जनता बदलाव चाहती है, अब जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि उन्हें अब राहत की सांस चाहिए। वो हर चीज से परेशान हो चुकी है। तो अब बिल्कुल जनता परिवर्तन लाएगी ही लाएगी, जो आपको 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा। किस तरह की परेशानी जनता को आ रही है आज से 10-15 साल के अंदर? ब्यावर कहाँ आप देखते हैं आज? देखिए, पहली बात तो ये, ब्यावर को जिला बने हुए 2.5 साल लमसम हो चुके हैं, लेकिन जिले बनने के बाद जो डेवलपमेंट की उम्मीद हम लोगों ने करी थी, वो शायद ग्राफ ऊपर जाने के बजाय वो ग्राफ नीचे जा रहा है। आप कोई भी समस्या ले लीजिए, कोई भी, चाहे आप पानी की समस्या ले लो, बिजली की समस्या ले लो, सीवरेज की समस्या ले लो, पशुओं की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या ले लो, बेसिक से बेसिक नीड अब खराब होती जा रही है। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये ताजुब होता है कि जिला बनने के बाद भी हमारे अमृत कौर, जो आसपास के जिलों में भी शायद सबसे बड़ा अस्पताल ही है हमारे ब्यावर में, और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कुछ भी नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आए दिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, पेशेंट सिर्फ रेफर्स हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो आप देखिए ना, बेसिक ह्यूमन नीड्स, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, हॉस्पिटल, ये बेसिक ह्यूमन नीड्स है। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज है वो ही नहीं हो पा रही है। तो ऑब्वियस बात है, आपका ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है। आप पिछले 14, 15, 20 सालों से सत्ता में होने के बावजूद आपका जिला ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये शर्मनाक बात है।
पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मैंने ऑब्जर्व किया है, अध्यक्ष पद पे जो होता है कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद उसी को सीएम कैंडिडेट या अच्छे पोस्ट पर हम कह सकते हैं। तो क्या मैं आने वाले समय चुनाव में कांग्रेस की महिला विधायक कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर पब्लिक मैंडेट और हमारे लीडरशिप का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार्य होगा, जैसा हमारी पार्टी चाहेगी और जैसा पब्लिक समर्थन चाहेगा हम डेफिनेटली वैसा करेंगे। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, अपने फ्यूचर गोल्स में। जैसे अभी आपने जिक्र किया .0 जो मूवी आई है, क्या और भी आगे हमको मूवीज देखने को मिल सकती है? डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिलेगी, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं वही बोलूँगी कि हम इन्हें भी राजस्थानी भाषा में ही, मारवाड़ी भाषा में ही बनाएंगे, क्योंकि हमें हमारे रीजनल सिनेमा को सपोर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करते थे। कुछ ही समय में हो सकता है कि हम एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स को लेकर करें। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत न्यू प्रोजेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक नैरेटिव हमने देखा था ब्यावर की, जब चुनाव इलेक्शंस हुए थे, लास्ट जो इलेक्शन हुए थे, उसमें लगभग ये चीज़ हो गई थी कि कांग्रेस काफ़ी बूथ पे अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। क्या रीज़न होता है? आज से 10 साल पहले की ही बात बता रहा हूँ मैं कि 2 बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी बूथ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, कि लास्ट की कुछ राउंड्स में, मतलब 18, 19, 20, ये 3 राउंड्स में आकर के कांग्रेस पीछे हो जाती है और बीजेपी 5 से 10 हज़ार वोट से हमेशा जीत जाती है। बिल्कुल। क्या रीज़न है इसका? क्या गाँव के अंदर में कांग्रेस इतनी पॉपुलर नहीं है, या और क्या रीज़न इसमें आप मानते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपकी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम गाँव में नहीं है, लेकिन ठीक है, लोगों का नैरेटिव सेट है, वो कांग्रेस को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब जो काफ़ी हद तक अब टूट चुका है। ठीक है, गाँव में देखा जाए तो अब गाँव के लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सिर्फ वोट देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वोटों की चोरी की जा रही है, वोट चोरी किए जा रहे हैं। आप वोट दे किसको रहे हैं पर जा किसके खाते में रहे हैं, अब ये लोग समझ रहे हैं। ये मैंडेट जो लोगों में था वो अब टूट गया। बट कांग्रेस का एक हमने सिनेरियो देखा है कि वो काम शुरू कर देती है, बट उसको कंटिन्यू करते करते वो उसको बिल्कुल स्लो डाउन कर देती है। जैसे वोट चोरी का आपने एक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लगातार देखी थी, उसमें बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से इन्फ्लुएंसर से वीडियोस तक भी बनाई थी, लेकिन आज वो मुद्दा थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। अब वापस इसको कैसे नहीं, मुद्दे स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दे ही इतने चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मुद्दा पीछे नहीं है, वो साथ साथ ही चल रहा है। पर लोगों के दिमाग में अभी आप देखते जाइए कितनी सारी चीजें आ गई, महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, लोग नई नई चीजों की तरफ देख रहे हैं। अब लोगों के मन में ये भी डर बैठ गया था कि क्या लॉकडाउन वापस ना लग जाए। मोदी जी ने इस तरह का भ्रम लोगों में डाल दिया था कि आप ये मत करिए, अब सोना मत खरीदिए, अब पेट्रोल मत खरीदिए, अब बाहर मत जाइए, वो मत करिए। वो सिर्फ एक माइंड डाइवर्ट करने की चीजें हैं, और वो एक पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं मीडिया को अपने अनुसार चलाने की, इन्फ्लुएंसर्स को अपने अनुसार चलाने की। जो इन्फ्लुएंसर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स उनसे जवाब मांगते हैं, उनके वीडियोस तक डिलीट किए जाते हैं। हमारे कहीं चैनल्स पे उन्होंने वीडियो डिलीट करवा दिए, कहीं ऐसे हमारे सोशल ग्रुप से उन्हें ही डिलीट करवा दिया, ताकि ये जो हमारे सवाल हैं, चाहे वो वोट चोरी को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे नीट प्रदर्शन को लेकर हो, कोई भी हो, वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, एक डर बनाने की बिल्कुल वो एक डर का माहौल कोशिश बनाना चाह रही है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, या हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी आवाज उठा सके। तो ये बिल्कुल गलत मैंडेट है कि कम हो गया है, कोई चीज कम नहीं हुई है, लेकिन भाजपा सरकार ये चीज सामने नहीं आने दी। गांव देहात में जब राउंड वगैरह होते हैं आपके, तो एक कई बार ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के अलावा फिटनेस जर्नी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। फिटनेस जर्नी मेरी तो बहुत ही, मतलब इतनी कोई ग्रेसफुल नहीं है। ठीक है, फिटनेस पे हम पूरा ध्यान दें, पर मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी, अगर आप ऐसे किसी भी फील्ड में हैं, और चाहे कोई भी फील्ड हो, ऑलवेज आपका जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो
पोर्शन कंट्रोल होना बहुत जरूरी जरूरी है। है। मैं बहुत कम फिजिकल एक्टिविटीज करती हूँ क्योंकि हम लोगों को फील्ड में बहुत काम होता है। अगर Mentally हमारी एक also. मीटिंग चालू होगी तो शायद वो मे बी 2-2 घंटे भी चल जाती है, 3-3 घंटे भी चल जाती है। तो उस दौरान मैं अपने खाने का पोर्शन कम रखती हूँ ताकि हेल्थ बेनिफिट मुझे मिलते रहे उससे। अगर आपके खाने का प्रोपोर्शन ठीक होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर इनटेक। मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा है। और हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत ज़रूरी है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं जिम जाती हूँ, स्विमिंग क्लासेस जाती हूँ, या वॉक वॉक इज बेस्ट। जब भी मुझे समय मिलता है कि चलो वॉक करते करते बातें कर लेते हैं, वॉक करते करते जो भी आपका काम है आप वो कर लीजिए। या अगर आप घर पे भी हो तो थोड़ी देर आप मैं जब भी मैं फ्री टाइम में होता तो सीढ़ियाँ चढ़ लो, 5-6 बार सीढ़ियाँ चढ़ लो ताकि आप फिजिकली एक्टिव होते रहो। तो फिजिकल एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फूड का पोर्शन। जिस फील्ड में आप हो तो वहाँ मेंटल स्टेबिलिटी होना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यूथ के लिए क्या, जेंजी के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपको 1-2 वर्ड्स में बोलना है तो? मैं सिर्फ आज की जो जनरेशन है उसे यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत बहुत क्रिएटिव हैं, तो अपने अंदर के क्रिएटर को पहचानिए और एक डिसिप्लिन, पेशेंस और डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए। क्योंकि मैं भी शायद जेनजी जनरेशन की ही बच्ची हूँ। ठीक है, लगता नहीं है हम जेनजी जनरेशन के हैं, पर हाँ है हम इसी कैटेगरी के। तो बस मैंने भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन, प्रायोरिटीज और पेशेंस इसी को ही फॉलो करके रखा है, तब जाके आज हम इस पोस्ट पे बैठे हैं। आगे भी हम इसी को ही फॉलो करेंगे ताकि हम लोग और अच्छे लाइफ में हमारी ग्रोथ करते जाएं। तो आप लोग भी डिसिप्लिन, डेडिकेशन और प्रायोरिटीज ये सेट रखिए, एंड दैट्स इट। अगर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रखूं, अगर एक ही वर्ड, सिंगल वर्ड में अगर राहुल गांधी जी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है तो वो एक सिंगल वर्ड क्या होगा? दिस इज टफ क्योंकि वो इतनी मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी है कि वो एक शब्द में डिस्क्राइब होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर मैं उनको सिर्फ एक शब्द में अगर कहना चाहूंगी तो ही इज वेरी काइंड। काइंड नेचर। बहुत काइंड नेचर है। ही सो मतलब हेल्पलेस, जो बोलते हैं ना कि बस ओपन है सबके लिए, ओपन हार्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो राहुल गांधी जी हैं। ऐसा काइंड नेचर, ऐसा काइंड व्यक्तित्व इस पोजीशन पे होने के बाद में राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़ा नाम है। चाहे वो किसी पोस्ट पे इन फ्यूचर कभी रहे ना रहे, इट्स अ राहुल गांधी, इट्स अ द राहुल गांधी। उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना, ही इज द काइंडेस्ट पर्सन आई एवर मेट। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों से राजस्थान का बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव कह सकते हैं जनता के बीच में। अपने अपने लेवल पे दोनों की अच्छी खासी पकड़ है। अगर इन फ्यूचर कांग्रेस अशोक गहलोत को दोबारा आगे करती तो क्या सचिन गुट वापस नाराज होने की कगार पे जाएगा? बिल्कुल, ये गुटबाजी सर आपके दिमाग की है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पब्लिक मैंडेट जिसके साथ होगा, पब्लिक का मन जिसके साथ होगा, क्योंकि हमारी लीडरशिप जनता को प्रायोरिटी देती है, और प्रायोरिटीज जनता की जिसके साथ होगी आने वाले समय में वही दिखेंगे आप। बट इस नैरेटिव का आपने रिजल्ट देखा है कि जब बीच में मानेसर का जो प्रॉब्लम हुई थी तो उसकी वजह से कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा था। आज जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक को हैंडल किया है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ राजस्थान में भी अगर वो हैंडल करते, शायद इतना हम कौन से कह सकते हैं कि कांग्रेस वापस रिपीट हो जाती? देखिए, ये तो सब अब प्रोस्पेक्टिव्स की बात है, अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस तो अपन जितने लगाएं उतने कम हैं। लेकिन पब्लिक जो चाहेगी वही होगा, पब्लिक मैंडेट जिसके साथ होगा, क्योंकि जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग, मैं तो फिर भी यही कहूंगी, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूंगी, जनता की सोच, जनता के विचार और जनता जिसके साथ होगी, पब्लिक मैंडेट जिसके साथ होगा, आला कमान उसके साथ होगा। वेरी वेरी थैंक यू इशिका जैन जी हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने सारे आंसर्स के जवाब दिए, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही टफ क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए। तो वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूवर्स एंड जुनैद जी की बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। और आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या सुधार हमें करने चाहिए तो डेफिनेटली
हम लोग हमारे आने वाले पॉडकास्ट में जुनैद जी जरूर करेंगे। तब तक आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।